Friends, now we have a problem based on the concept of equilibrium of forces. The statement of the problem, as you can see here, is that a block of mass 30 kg, ठीक है, is suspended by 3 strings. ये देखिए यहाँ पे ये ब्लॉक है 30 kg का. दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास 30 kg एंड इज सस्पेंडेड बाय 3 स्ट्रिंग्स. आपको यहाँ पे 3 स्ट्रिंग्स दिखाई दे रहे होंगे. एक स्ट्रिंग ये है जिससे डायरेक्टली ब्लॉक कनेक्टेड है. यहाँ पे एक नॉट है, ठीक है, पॉइंट है. यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रिंग है, इसको हमने मानना यहाँ पे पॉइंट ए है तो इसको मैंने टी ए मतलब दूसरा स्ट्रिंग है, और एक ये तीसरा स्ट्रिंग. ओके, सो 3 स्ट्रिंग के सहारे एक ब्लॉक जो है सो आपका क्या हो रहा है, सस्पेंडेड है. ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग्स. प्रत्येक स्ट्रिंग में टेंशन्स क्या होगा उसको आप निकालिए. तो सबसे पहली बात इस समझने की है कि ये जो है ब्लॉक क्या है, ये इक्विलिब्रियम की अवस्था में है. क्या है ये? इक्विलिब्रियम. ब्लॉक ही नहीं है, पूरा सेटअप ही इक्विलिब्रियम की अवस्था में है. और जब इक्विलिब्रियम की अवस्था में है तो फोर्सेस कहीं ना कहीं काउंटर बैलेंस कर रहे होंगे और वो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 होते जा रहे होंगे. तो सबसे पहली बात यहाँ पे हमने ये माना कि टेंशन फोर्सेस का डायरेक्शंस क्या होगा. जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग सी है तो इसमें टेंशन फोर्स जैसे ये टी सी होगा, सेम अपोजिट डायरेक्शंस में यहाँ पे ये टी सी अप्लाई होगा. ठीक है, टेंशन फोर्स. उसी तरह से यहाँ पे टेंशन फोर्स, अगर इस पॉइंट को नॉट इस नॉट के इधर देखिए तो टेंशन फोर्स से यहाँ पे टी ए होगा. ठीक है, अब यहाँ पे टी ए ले लीजिए, और नहीं इस इंच से देखिएगा तो यहाँ पे टी ए होगा. उसी तरह से टी बी टेंशन फोर्स इधर होगा, टी बी. ओके, अब रही बात इस वेट पे. वेट पे इस यहाँ पे मास पे एक वेट लग रहा होगा एम जी, मतलब 30 और जी मतलब बेसिकली ये कितना हो जाएगा, 300 न्यूटन का फोर्स इस पे नीचे की ओर लग रहा होगा. अब क्या है कि ये मास भी इक्विलिब्रियम में है और ये जो नॉट है ये भी इक्विलिब्रियम में है, कोई मोशंस नहीं हो रहा है. तो अगर आप लिखेंगे इसको अगर सिस्टम माने तो आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे कि ब्लॉक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक क्या चीज़, एफ बी डी ऑफ क्या चीज़ ऑफ ब्लॉक. तो कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है इस पे? एक फोर्सेस लग रहा है यहाँ पे 300 न्यूटन नीचे की ओर वेट, और टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है टेंशन फोर्स टी सी. तो आप लिख सकते हो चूँकि इक्विलिब्रियम में है, चूँकि ये मास क्या है इक्विलिब्रियम में है, द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे एज द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, एंड सो आप फोर्सेस काउंटर बैलेंस कर रहे होंगे. टी सी इज इक्वल टू 300 न्यूटन आपने निकाल दिया. ठीक है, अब चलते हैं हम इस पॉइंट को, ये नॉट है यहाँ पे तीनों का तीनों रस्सी मतलब स्ट्रिंग आकर के वहाँ पैच हो रहा है. इस पॉइंट को मान लीजिए ओ है, ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में होगा. ठीक है, तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द पॉइंट ओ अब लिखेंगे एफ बी डी ऑफ ओ बनाते हैं. ठीक है, एफ बी डी ऑफ पॉइंट ओ. ठीक है, तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? अगर आप देखें इस पे फोर्सेस क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है टी बी टेंशन फोर्स टी बी देख रहे हैं आप, दूसरा इस पे फोर्स लग रहा है टेंशन फोर्स टी ए, और तीसरा इस पे फोर्स लग रहा है टेंशन फोर्स टी सी. ठीक है, अब हम जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उस केसेस में हम चाहते हैं कि फोर्सेस को जो है सो एक्सिस में तोड़ लें. तो ऐसा मेरा मतलब एज्यूम्पशन है कि ये मेरा परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया वाई एक्सिस और ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस. ठीक है, यहाँ भी अगर आप ले सकते थे दिस विल बी आवर एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी आवर वाई एक्सिस. ओके, तो ये हो गया मेरा एक्सिस. इस हिसाब से अगर आप फोर्सेस का प्रोजेक्शन लें तो आपको ये पता है ये 37 डिग्री होगा. तो यहाँ ये 30 एक्स एक्सिस के साथ ये टी बी जो है वो तो कितना 37 के बनाएगा एंगल, दिस इज 37 डिग्री. ओके, व्हेन दिस इज ओके देन इसका जो टी बी का एक्स प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, टी कॉस 37, और वाई प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में, टी साइन 37. अब क्या है कि चूंकि पॉइंट ओ जो है वो क्या है इक्विलिब्रियम में है. सो एज द पॉइंट ओ इज इन इक्विलिब्रियम, एज द पॉइंट ओ इज इन इक्विलिब्रियम.
ठीक है, क्योंकि मेरा पॉइंट ओ इक्विलिब्रियम में है तो फोर्सेस काउंटर बैलेंस हो जाएंगे। तो जब फोर्सेस काउंटर बैलेंस हो जाएंगे मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस जो टी ए है क्या हो जाएगा, टी ए इज इक्वल टू टी बी, दिस इज टी बी, ओके, टी बी कॉस 37। और कॉस के 37 के केसेस में क्या होता है, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ट्रायंगल हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये एंगल 37 होता है। उस हिसाब से cos 37 की वैल्यू कितनी होगी, 4/5। सो यू पुट हेयर टी बी इंटू cos 37 4/5, ठीक है। तो एक तो हो गया इसका वैल्यू। दूसरा चीज़ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस भी बैलेंस हो जाएंगे, तो ये जो टी cos 37 है वो टी सी को बैलेंस करेगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ से क्या चीज़ कि टी सी इज इक्वल टू टी क्या चीज़ टी बी साइन 37। तो ये हो गया टी बी और साइन 37 की वैल्यू कितनी हो जाए 3/5 ठीक है, 3/5। तो टी सी की वैल्यू तो आपने निकाल रखी है यहाँ पे पहले कंडीशन से, टी सी इज इक्वल टू 300 न्यूटन। तो इसमें जो है ये वैल्यू डालो यहाँ पे, ये हो गया 300 इज इक्वल टू टी बी इंटू 3/5। तो यहाँ से क्या आ गया, टी बी इज इक्वल टू 500 न्यूटन। जब टी बी इज इक्वल टू 500 न्यूटन आ गया तो इस वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशंस में डालो, तो आपको यहाँ से आ जाएगा टी ए इज इक्वल टू 400 न्यूटन। तो आपने तीनों का तीनों टेंशन फोर्स निकाल लिया, 300, 500 एंड 400 न्यूटन विल बी द टेंशन फोर्स इन ईच स्ट्रिंग। मतलब कि इस नीचे वाले स्ट्रिंग में कितना हुआ, इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स हो गया आपको 300 न्यूटन का, ठीक है। फिर आपने जो टी बी निकाला 500, मतलब इस स्ट्रिंग में सबसे ज़्यादा टेंशन फोर्स है, टी बी क्या है यहाँ पे 500 न्यूटन का है, और इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स जो है वो कितना है, तो 400 न्यूटन का है, ठीक है। तो आप इसी से देख सकते हैं कि अगर स्ट्रिंग जिसमें ज़्यादा टेंशन फोर्स होगा उसके टूटने की गुंजाइश जो है सो ज़्यादा होगी। उस हिसाब से इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो इस स्ट्रिंग में अवेलेबल है, ठीक है। इस सवाल को आप लेमिस थ्योरम्स के बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते थे। सो उसको देखिए ज़रा, लेमिस थ्योरम का इस्तेमाल करना भी आप सीख पाएंगे, क्योंकि जब पढ़ा है तो एक बार यूज़ करके देख लिया जाए इस केसेस में ख़ास तौर पे। अब देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, ओ पॉइंट पे एक फोर्सेस लग रहा है ये टी ए, ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरा फोर्स लग रहा है ये टी बी, ठीक है, और तीसरा फोर्स लग रहा है ये टी सी, ठीक है। और आपको ये बात समझ में आ गई कि ये 37 है, तो यहाँ पे ये भी 37 ही होगा, ठीक है। तो ये टोटल ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, बात समझ में आ गई। फिर ये एंगल कितना है, तो 90 डिग्री है, ये सबको समझ में आ रही है, ठीक है। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो अब जब हम लोग इसको लेमिस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है, जैसे टी बी बाई अपोजिट एंगल साइन 90 इज इक्वल टू टी बी ले लिया, अब टी सी लेंगे तो टी सी बाई, अब ये एंगल कितना है, तो देखो यहाँ से 360 डिग्री एंगल होना चाहिए, ओके, द एंगल शुड बी 360 डिग्री। तो ये 90 ये 37 है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस सॉरी ये 360 माइनस, और ये हो जाएगा कितना, तो ये 90 180 और 180 प्लस 37, तो 180 और प्लस यहाँ पे 37, ऐसे करो तो ये कितना हो जाएगा, आपको इसको सब्स्टिट्यूट कर लो, तो ये हो गया 360 है तो 180, यहाँ से 180, तो 180 माइनस 37, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ का एंगल होगा। तो इस एंगल को आप लिख लो यहाँ पे टी सी बटा पूरा एंगल, तो साइन 360 डिग्री माइनस 180 प्लस यहाँ पे 37, ओके। और उसी तरह से आप इसको भी लिख लो, टी सी लिख लिया आपने, अब यहाँ पर टी ए लिख लिया और टी बी लिख लिया, अब टी ए लिखोगे तो टी ए जब लिखोगे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी ए बाई टोटल एंगल, तो साइन ऑफ 37 प्लस 90 डिग्री, ठीक है। ये ही इक्वेशन जो है सो आप लेमिस थ्योरम से आपने निकाल लिया। अब इसको इक्वेट करके आप आराम से निकाल सकते हो टी ए की वैल्यू कितनी होगी, टी बी की वैल्यू कितनी होगी,
टीसी की वैल्यू कितनी होगी। तो लेकिन ये लेमीज थ्योरम आपका 3 फोर्स तक ही, 3 कंकरेंट फोर्सेस जब किसी पार्टिकल पे लगेंगे तभी तक ये वैलिड हो पाता है। तो ज़्यादा बेटर है कि हम लोग जो है सो एक्सिस पे रिलाई करें, हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस में फोर्सेस के को तोड़ दें और कंपोनेंट को जीरो इक्वेट करके उसके इक्विलिब्रियम के कंडीशंस को एस्टैब्लिश करें और प्रॉब्लम को। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, and this questions is also based on the equilibrium of forces concept. The statement of the question, as you can see here, is that two particle of mass 10 kg and 35 kg are connected with 4 strings at the point B and D as shown. मतलब पॉइंट B पे जो है, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक 35 kg का मास, मतलब यहाँ पे फिजिकली मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ मास को, मैं सीधे यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक फोर्स को, जो हम बोलते हैं क्या चीज़ है कि 10 मतलब 100 न्यूटन 10G 100 न्यूटन का फोर्स जो है सो इस पॉइंट बी पे नीचे की ओर लग रहा है। उसी तरह से पॉइंट डी पे जो है सो एक फोर्स यहाँ नीचे की ओर क्या लग रहा होगा। तो अगर 35 kg का मास कनेक्टेड है इस पॉइंट डी से तो 35G मतलब 350 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा होगा। ठीक है, तो ये दो मासेस जो मैंने सिर्फ मासेस को रिप्लेस करके उसके वेट से, मतलब उसके जो अट्रैक्शन फोर्स है उससे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ सवाल है कि 2 पार्टिकल ऑफ मास 10 kg एंड 35 kg आर कनेक्टेड एट द पॉइंट बी एंड पॉइंट डी, ठीक है, बाई 4 स्ट्रिंग। देखिए ये स्ट्रिंग जो है ए बी स्ट्रिंग है, वो एक स्ट्रिंग 1 हो गया, ये बी सी है स्ट्रिंग 2 हो गया, मतलब ये 1 स्ट्रिंग, ये 2 स्ट्रिंग, ये 3 स्ट्रिंग, तीसरा स्ट्रिंग है और ये चौथा स्ट्रिंग है। तो चारों स्ट्रिंग आपको दिख रहा है और इस चारों स्ट्रिंग अरेंजमेंट में 2 नोट है, पॉइंट बी है और पॉइंट डी है, जहाँ पे 2 मासेस आपको कनेक्ट किए जा चुके हैं। अब कह रहा है क्या चीज़ कि डिटरमाइन द टेंशन इन द वेरियस सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग। तो हर स्ट्रिंग में क्या टेंशन प्रोड्यूस हुआ ये आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। ये प्रॉब्लम भी आपके इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। अब देखिए इसमें यहाँ पे अगर आप कोई मास कनेक्टेड है जिसका फोर्स यहाँ 100 न्यूटन है, तो अब सारे स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा। इधर की ओर मैंने इसको कहा T1 टेंशन, ठीक है, ऊपर की ओर मैंने रिप्रेजेंट किया T2 टेंशन फोर्स, और तीसरे स्ट्रिंग जो है इसमें T3 टेंशन फोर्स। ठीक है, T1, T2 एंड T3 3 टेंशन फोर्स मैंने रिप्रेजेंट किए। ये ए बी स्ट्रिंग में T1 है, BC स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स T2 है और BD स्ट्रिंग में टेंशन। So friends, we are talking about this problem and we represented the tension forces in the string AB as T1 and BC as T2 and BD as T3। ठीक है, सिमिलरली इसमें मैंने टेंशन फोर्स रिप्रेजेंट किया है इसको T4 से। तो टेंशन फोर्स T4 हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्शन जो होगा वो यहाँ T3 ऐसे होगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ समझने की बात है कि यहाँ पे जो मतलब पॉइंट है बी और डी क्या है, वो इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में पॉइंट बी एंड डी आर इन इक्विलिब्रियम। तो जब आप एफ बी डी बनाओगे, एफ बी डी ऑफ पॉइंट बी क्या बनाएंगे हम लोग, एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, एफ बी डी ऑफ पॉइंट बी जब हम बनाते हैं तो इस पॉइंट बी पे एक टेंशन फोर्स इधर की ओर काम कर रहा है जिसको हमने बोला T1 टेंशन फोर्स। ठीक है, दूसरा टेंशन फोर्स T2 इधर की ओर एक्ट कर रहा है, ये T2 टेंशन फोर्स, और तीसरा T3 ये इधर की ओर एक्ट कर रहा है, ये T3 टेंशन फोर्स है। तो हम इसको इस तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। दिस इज माई वर्टिकल एक्सिस एंड दिस इज माई हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, एंगल देखो वर्टिकल के साथ T2 का कितना एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है। ओके, और इसका 33 का वर्टिकल के साथ 37 डिग्री का एंगल यहाँ पे है, 37 डिग्री। ओके, तो अब ज़रा बात बनती है कि चूँकि क्या है पॉइंट बी इक्विलिब्रियम में है, एज पॉइंट बी जो है, ये जो पॉइंट है एज दिस पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम, तो फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस, ये अगर एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो क्या होगा सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। नेट फोर्सेस जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 0 होगा। क्यों? बिकॉज पॉइंट बी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम में तो ऐसा होगा। तो अब देखो फोर्सेस के कंपोनेंट को देखो, यहाँ पर T2 है, ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T2 साइन 30 डिग्री।
ठीक है, और प्लस 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 ये T3 और ये हो जाएगा T3 साइन 37 डिग्री, ठीक है, और ये दोनों का कंपोनेंट जो है और प्लस यहाँ पर T1 है, तो दिस इज, इसको आप लिख सकते हो T1, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन आपका 1, ओके। अब इसी तरह से हम लोग वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। ये तो था Fx, अब सिग्मा Fy को हम देखते हैं। सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 है, तो उसको हम लोग देखते हैं। इसका y कंपोनेंट कितना हो गया, तो इसका y कंपोनेंट हो गया T2 cos 30 डिग्री, ठीक है। और इसका जो है सो y कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि ये जो टेंशन फोर्स है वो कम्प्लीटली हॉरिजेंटल फोर्स है, तो ये गया इसका y कंपोनेंट। फिर इसका T3 का y कंपोनेंट होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा T3, यह इसका इज इक्वल टू T3 cos 37, अब प्लस क्योंकि इस पॉइंट पे एक फोर्स और लग रहा है नीचे की ओर, यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स इस फ्री बॉडी डायग्राम में और है पिक्चर में, तो प्लस आप लगाओगे, प्लस यहाँ पे 100 न्यूटन। दिस इज इक्वेशन 2, ओके। तो ये पॉइंट बी के इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस आपने निकाल लिए। अब पॉइंट डी के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो हम बनाएंगे एफ बी डी ऑफ पॉइंट डी, ठीक है। अब इसके एफ बी डी बनाएंगे, तो देखो भाई इसका एफ बी डी बनाते हैं। फोर्सेस को लो पिक्चर में। डी पॉइंट पे क्या फोर्सेस है, डी पॉइंट पे सबसे नीचे एक फोर्सेस लग रहा है जिसको आप बोलोगे 350 न्यूटन जो वेट है, ठीक है। दूसरा फोर्सेस T3 इधर की ओर T4 फोर्स लग रहा है, ठीक है, और तीसरा T3 इधर की ओर लग रहा है। दिस इज टेंशन फोर्स T3, ठीक है। आपका काम है फोर्सेस को कंपोनेंट्स में तोड़ना, तो हमको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेने होंगे। तो चलिए हम लोग पहले तो एक्सिस ले लें। दिस इज माय एक्स एक्सिस, ओके, एंड दिस इज माय वाई एक्सिस, इसका माइनस एक्स एक्सिस इधर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एंगल क्या बन रहा है, ये जो 45 डिग्री है, तो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल क्या, ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 होगा यहाँ पे। अगर आप देखें तो ये एंगल 90 होगा, तो ये 45 होगा, तो ये हो गया 45 डिग्री, ओके। और ये देखिए 37 डिग्री यहाँ पे अगर बन रहा है, ये यहाँ पे इस फोर्स को देखो, यहाँ 37 डिग्री है, तो ये एंगल 37 बनेगा कॉम्प्लीमेंट। यहाँ 37 है तो क्या हो जाएगा, इसके वर्टिकल के साथ ये 37 होगा, ठीक है। तो ये 37 होगा और सारे एंगल आप पता चल गए। तो यहाँ भी चूंकि पॉइंट डी इक्विलिब्रियम में है, देखिए क्या लिखोगे, एज पॉइंट डी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, एंड सो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज सिग्मा एफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा T4, तो अब आप फोर्स को इक्वेट करो, एक्स एक्शन में फोर्स क्या है, T4 cos 45 डिग्री, ठीक है। और एक्स एक्शन में कोई फोर्स है, इसका जो एक्स प्रोजेक्शन तो होगा नहीं, ठीक है। तो T4 का एक्स प्रोजेक्शन हो गया यहाँ पे T4 cos 45, और इसका T3 क्या, T3 sin 37, तो दिस इज इक्वल टू क्या चीज़, T3 sin 37, ठीक है। तो अब इसको आप इक्वेट भी कर सकते हो, बहुत आसान है। इसमें क्या है, यहाँ पर T4 हो गया और बाई √2 हो गया cos 45 की वैल्यू, और ये T3 हो गया और sin 37 आपको पता है, sin 37 इक्वल 3/4, ओके। सो ये तो इक्वेशन आपका ये हो गया, इसको इक्वेशन 3 मानो, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 3। अब ये तो था पॉइंट डी का ये एक्स कंपोनेंट ना, और उसके बाद देखो क्या चीज़, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। वाई कंपोनेंट भी फोर्सेस के क्या होंगे, आपस में काउंटर बैलेंस हो जाएंगे, तो वाई कंपोनेंट को काउंटर बैलेंस करो। इसका वाई कंपोनेंट रिएक्शन लोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, T4, ये इसका वाई T4 cos सॉरी ये 45 है ना, तो cos 45 डिग्री, ठीक है। ये भी तो 45, एक्चुअली में ये भी 45 ही नहीं हुआ, T4 cos 45 या sin 45 जो भी लेना ले लो आप। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितने फोर्स लगे, और इसमें T3 का भी लगेगा, तो T3 cos 37, ठीक है, 2 फोर्सेस हो गए। तो अब आप इसको जब बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा वाई डायरेक्शंस में, T4 cos 45 जोड़ T3 और यहाँ पे cos 37 एंड दिस इज इक्वल टू 350 न्यूटन,
ठीक है, समझ में आई बात। तो T4 cos 45 मतलब कितना, T4/√2 और T3 और cos 37 मतलब कितना 4/5, दिस इज इक्वल टू 350। और यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2 T4/√2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या पुटिंग ये फ्रॉम इक्वेशन 3 ले लो, फ्रॉम 3 तो T4/√2 की वैल्यू कितना है, T3 इंटू 3/5, तो T3 कॉमन ले लो, 3/5 प्लस 4/5 इज इक्वल टू 350 डिग्री। यहाँ से आपको निकला T3 इज इक्वल टू 350 इंटू 5/7, ठीक है। तो ये हो गया आपको 50, ये हो गया 250 न्यूटन। मतलब आपने एक तो वैल्यू निकाल ली टेंशन T3 की वैल्यू आ गई 250 न्यूटन, ठीक है। अब जब T3 की वैल्यू आपने इक्वेट कर लिया, तो यहाँ से देखिए इस इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 3 T4 की वैल्यू भी आ सकती है, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या आ जाएगी, T4 इज इक्वल टू √2 इंटू 3/5 इंटू यहाँ पे T3 तो T3 की वैल्यू 250 है, तो √2 इंटू 3 इंटू 250/5, तो ये कितना हो जाएगा, 50, तो 150√2, ठीक है। ये आ गई आपको किसकी वैल्यू, T4 की वैल्यू, ठीक है। तो आपने T3 निकाल दिया, T4 निकाल दिया, तो जब T3 और T4 को लेकर के आप जब आओगे ना यहाँ इस इक्वेशंस में, कहाँ गया T3 निकल गया, T4 निकल गया। अब जब यहाँ पे T3 की वैल्यू डाल दोगे इस इक्वेशन में, ये T3 उठा करके इस 2 में डालोगे, तो यहाँ से आपको T2 की वैल्यू भी आ जाएगी। नेचुरली T2 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 200√3 के आसपास T2 की वैल्यू आएगी। और जब ये T2 उठा करके और T3 उठा इसमें डालोगे तो T1 की वैल्यू आ जाएगी, जो अप्रॉक्सीमेटली जो है 50 और इंटू 2 प्लस √3, सो सॉरी 3 + 2√3 के आसपास जो है, सो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आएगी आपका T1 की। तो ये एक लंबा सा फिर मैं मिटाऊंगा, कैलकुलेट करूंगा, बट द कंसेप्ट इज ऑल दैट कि ये जो सेटअप है वो इक्विलिब्रियम में है, तो कहीं ना कहीं फोर्सेस जिस पॉइंट पे, टेंशन फोर्सेस जिस पॉइंट पे हैं, तो वो इक्विलिब्रियम में होंगे, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि Fx = 0 और Fy = 0। उसी तरह से डी पॉइंट चूँकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो उसको ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। तो इस कंडीशंस को लेकर के जो इक्वेशंस आएगा, उसी से अननोन की वैल्यू निकाल ली।